नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी हिंदी साहित्य विद शिवांश। दोस्तों, हिंदी साहित्य के पठन पाठन में सिलेबस की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य के सिलेबस की। दोस्तों, यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, आज हम उसे विस्तार से जानेंगे। वैसे तो हिंदी साहित्य के इस सिलेबस में टोटल 10 इकाइयाँ हैं, लेकिन ये 10 इकाइयाँ बराबर महत्व की नहीं हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सभी इकाइयों से बराबर नहीं पूछे जाते, क्योंकि हर बार जो पेपर, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ चीज़ों का जो रोल होता है पेपर में वो अधिक होता है, जबकि कुछ चीज़ों का महत्व जो है वो कम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट के सिलेबस की, और जो चीज़ें अधिक महत्वपूर्ण होंगी उसे हम स्टार लगा के भी बताएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप गहराई से सिलेबस जान सकें। और सिलेबस को जानने के बाद ही आप अपनी तैयारी को एक विशेष गति दे सकते हैं, और इस गति से आप निश्चित ही सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, जो लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2023 अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जानना और देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों, आप सिलेबस का गहराई से अध्ययन कर लेंगे और इसके बाद आप अपनी तैयारी को अलग ही गति देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इसका सिलेबस है वो टोटल 10 इकाइयों में विभक्त है। ये टोटल जो 10 इकाइयाँ हैं, आप देख सकते हैं, ये 10 इकाइयों का डिटेल में हम परिचय देने वाले हैं। दोस्तों, इकाई 1 में आता है हिंदी भाषा और इसका विकास। हिंदी भाषा और इसके विकास में हम भाषा का इतिहास और का कैसे विकास हुआ, भाषा पहले कैसी थी और कैसे कैसे उसका विकास हुआ, और हिंदी आज हम जो जिस हिंदी की बात करते हैं, वर्तमान आधुनिक हिंदी यानी कि मानक हिंदी, वो कैसे बनी, उसके बारे में उसका पूरा इतिहास हम पढ़ते हैं और उसका अध्ययन हम इस यूनिट के अंदर करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सिलेबस में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इसकी शुरुआत होती है, और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, यानी कि कैसे कैसे भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत और लौकिक और वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आती हैं मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जो कि हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसेनी, अर्धमागधी अपभ्रंश इत्यादि। इन सभी की विशेषताएं जानेंगे हम। इसके अलावा अवहट्ट को भी पढ़ना है हमें, इसमें पुरानी हिंदी का संबंध भी पढ़ने वाले हैं हम। इसके अलावा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और उनका वर्गीकरण भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी कहाँ कहाँ पे भारत में विस्तृत है और उसके बारे में जानेंगे। और हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी इत्यादि को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप पढ़ेंगे खड़ी बोली की विशेषताएं, ब्रजभाषा की विशेषताएं और अवधि की विशेषताएं। साथ ही हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी इत्यादि। हिंदी का भाषिक स्वरूप पढ़ेंगे, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था। दोस्तों, भाषिक स्वरूप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर स्वनिम, ये दोस्तों स्वनिम के प्रकार हैं। इसके अलावा हम हिंदी की ध्वनि व्यवस्था भी पढ़ने वाले हैं। हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में उसका वर्गीकरण, ध्वनि वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास इत्यादि। इसके अलावा आप पढ़ेंगे हिंदी की रूप संरचना। रूप संरचना में शामिल किया जाता है लिंग, वचन और कारक व्यवस्था। साथ ही संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों इसमें वाक्य संरचना भी शामिल की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और भाषा का विकास भी जो है वो उसमें टोटल दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी भाषा के विविध रूप भी हम पढ़ लेंगे इसमें, जिसमें शामिल होता है बोली और मानक भाषा। इसके अलावा राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और इसका पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। संचार माध्यम और हिंदी के बारे में। इसके अलावा कंप्यूटर, वर्तमान जो कंप्यूटर व्यवस्था है उसमें कैसे क्या परिवर्तन दिखते हैं, जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियाँ हैं उसकी जो स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों इसके अंत में शामिल किया जाएगा देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो दोस्तों ये तो था यूनिट 1, जिसमें शामिल किया गया है हिंदी भाषा और उसका विकास। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 की। दोस्तों जो यूनिट 2 है ये हिंदी साहित्य, दरअसल हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा के इतिहास से एकदम अलग है। कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। कुछ बच्चे जो नए होते हैं वो हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हिंदी भाषा के इतिहास में हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने देखा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास, यानी कि भाषा कैसे बनी और कैसे जन्म हुआ। दोस्तों पहले किसी भी भाषा में, किसी भी देश काल में सबसे पहले भाषा का ही विकास होता है। जब भाषा बन जाती है और भाषा जब परिपक्वता की अवस्था में पहुंच जाती है, तब उस भाषा का साहित्य रचा जाता है। तो साहित्य बाद की वस्तु है, जबकि भाषा पहले की। तो यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में आप सभी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। दोस्तों इतिहास लेखन की पद्धतियों में, यानी कि इसका अर्थ है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया और इसको लिखने की कौन कौन सी पद्धतियाँ थीं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे हम। इसके अलावा उसका नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे बढ़ता चला जा रहा है और भाषा से कैसे कैसे हम साहित्य की ओर जाएंगे। और इसके अलावा आदिकाल की विशेषताएं, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की कविताएं, विद्यापति, उनकी पदावली और लौकिक साहित्य। दोस्तों ये जो सिलेबस है वो आदिकाल का है। इसके बाद दोस्तों भक्ति काल का सिलेबस चालू होता है यहाँ से, ये जो कि यहाँ तक है। दोस्तों ये केवल इतिहास के रूप में है, जबकि जो रचना है उनका फॉर्मेट अलग यूनिट में दिया गया है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों भक्ति काल, भक्ति आंदोलन का उदय, भक्ति का आंदोलन का उद्भव, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार इत्यादि। इसके अलावा दोस्तों निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये तो था भक्ति काल। इसके बाद दोस्तों रीतिकाल आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं रीतिकाल। इसमें भी वही रीतिकाल की उदय की पृष्ठभूमियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक, इसके अलावा रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीति कवियों का आचार्यत्व, जो रीति कवि जो हैं जैसे कि केशव हुए, रत्नाकर हुए इत्यादि, उनका जो आचार्यत्व है उसके बारे में। इसके अलावा रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल आ जाता है इसके बाद दोस्तों। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास और भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य और 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता और आधुनिकता की अवधारणा। दोस्तों यहाँ पर हम बता देते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें भक्ति काल है। भक्ति काल का
उद्भव और विकास, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भक्ति काल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों आधुनिक काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर छायावाद और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग से भी बराबर मात्रा में पूछे जाते हैं। आधुनिक काल में दोस्तों प्रगतिवाद का भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी साहित्य पर, तो इन सबको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आधुनिक काव्य की, तो इसमें शामिल होता है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु, पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति इत्यादि। और दोस्तों द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान, उनका युग, और हिंदी नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका है सरस्वती, उसके बारे में। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, जिसमें शामिल होते हैं मैथिली शरण गुप्त इत्यादि। स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवियों के बारे में जिक्र किया जाएगा। फिर दोस्तों छायावाद के कवि, उनकी विशेषताएं इत्यादि। इसके अलावा प्रगतिवाद, उसकी अवधारणा, प्रगतिवाद के काव्य, उसके प्रमुख कवि, और प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आखिरी में दोस्तों समकालीन कविता भी दे रखा है इसमें। समकालीन कविता जो कि वर्ष 2000 तक सम्मिलित किया गया है। 2000 तक के जो कवि हैं उनको हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों ऊपर तो पद्य विधाओं के बारे में दिया गया था, अब ये जो दिया जा रहा है ये गद्य विधाओं के बारे में दिया जा रहा है। तो गद्य विधाओं में दोस्तों हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। दोस्तों हिंदी उपन्यास का युग जो है वो प्रेमचंद का युग कहलाता है। वो प्रेमचंद इसके केंद्र में है, इस वजह से प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद और उनका युग, और प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार जो कि वर्ष 2000 तक सम्मिलित किए गए हैं, इन्हें आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों हिंदी कहानी का उद्भव भी आप लोग पढ़ेंगे, और जो कि 20वीं सदी की हिंदी कहानी इत्यादि तक दिया गया है। हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद उत्तर युग, स्वातंत्र उत्तर युग और साठोत्तर युग और नया नाटक, ये इसमें आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों हिंदी निबंध भी आप लोग पढ़ेंगे। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध और निबंधकार इत्यादि। और दोस्तों इसके बाद हिंदी आलोचना को भी आप लोग पढ़ेंगे। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार तथा प्रमुख आलोचक। इसके बाद दोस्तों हिंदी की अन्य गद्य विधाएं हैं कुछ, उनका इतिहास भी हमें देख लेना होता है, जैसे कि रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी इत्यादि। इसके अलावा दोस्तों हिंदी का प्रवासी साहित्य भी इसमें सिलेबस में है, जो कि इसका अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार के बारे में। हालांकि दोस्तों इतना अधिक पूछा नहीं जाता, हालांकि सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप लोग तैयार कर लेना। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम 3 यूनिट तक ही बात करेंगे। चौथी यूनिट से 10वीं यूनिट के बीच हम 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत हम कवर कर लेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तीसरी यूनिट तक, तो तीसरी यूनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इकाई 3 का नाम है साहित्य शास्त्र। दोस्तों साहित्य शास्त्र जो है ये दरअसल भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का समन्वय है। तो दोस्तों इन दोनों को हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हिंदी साहित्य में प्रभाव के रूप में देखना पड़ता है। यानी कि हिंदी साहित्य पर जो प्रभाव है वो साहित्य शास्त्र का ही है, तो उसी के बारे में, उसका इतिहास और उसके प्रमुख साहित्यकारों के बारे में हमें जान लेना पड़ेगा। उनके जो विचार हैं, उनका केंद्रीय तत्व हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है, इसलिए दोस्तों साहित्य शास्त्र के बारे में सिलेबस में दिया गया है। दोस्तों साहित्य शास्त्र में हम बात करेंगे सबसे पहले काव्य के लक्षण की। दोस्तों काव्य की कैसे उत्पत्ति होती है, काव्य कैसा होना चाहिए और काव्य का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसके अलावा काव्य जब रचा जाता है तो उसके बाद उसको कैसा होना चाहिए, उन सभी के बारे में काव्य इसमें जिक्र है। ये तो रही पहली बात। दोस्तों दूसरी बात है इसके प्रमुख संप्रदाय और उसके सिद्धांत।
दोस्तों जो प्रमुख संप्रदाय हैं ये भारतीय संप्रदाय हैं। इनमें आप पढ़ेंगे भारतीय संप्रदाय जैसे कि रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। इसके अलावा रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की प्रक्रिया भी आप लोग पढ़ेंगे इसमें। दोस्तों शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण और काव्य दोष के बारे में हमें पढ़ लेना होता है। और दोस्तों प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विरेचन। दोस्तों दरअसल अरस्तु का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव, इसलिए इसको भी हमें पढ़ना होता है अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत है, वो भी हमें पढ़ना है। और दोस्तों कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत, वो भी हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा दोस्तों टी.एस. इलियट के बारे में पढ़ना होगा। टी.एस. इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया और परंपरा की अवधारणा को स्वीकार किया था। तो टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। इसके अलावा दोस्तों आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत भी हमें पढ़ना होगा। दोस्तों इनका रूसी रूपवाद सिद्धांत भी है जो कि हमें पढ़ लेना होगा। दोस्तों फिर आता है अंत में नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। ये भी सिलेबस का हिस्सा है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों अब शेष बचे यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10। तो ये सभी यूनिट भी हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें जो टेक्स्ट यानी खंड के रूप में जो पाठ्य रचनाएं जो कि आप जिनका स्वयं आपको पाठन करना है, वो सभी रचनाएं शामिल की जाएंगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।